सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 2 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर तेलंगाना की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है बिल जो कि इंश्योर करेगा 42% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए लोकल बॉडी में। अब अगर इस पॉलिटी के टॉपिक को समझे तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड डिटेल को समझ लेते हैं, फिर टॉपिक को समझेंगे कि न्यूज़ में क्या है। तो अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन होता क्या है? तो रिजर्वेशन एक मेथड है जिसमें कि स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सीट्स या फिर वैकेंसी किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जॉब या फिर लेजिस्लेचर में दिया जाता है, ताकि उनके साथ जो पुराने समय से इनजस्टिस चला आ रहा है उसको एड्रेस किया जा सके, साथ ही साथ प्रमोट किया जा सके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को। तो रिजर्वेशन सिस्टम आज का नहीं है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस दोनों में बटा हुआ है। आइए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पहले समझ लेते हैं। अगर प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें तो अर्ली इनिशिएटिव में देखें तो इसका कॉन्सेप्ट जो आता है वो विलियम हंटर और ज्योतिबा राव फुले के समय आता है 1882 में, जहां पर सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया गया था मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को। और अगर प्रिंसली स्टेट रिफॉर्म्स की बात करें तो 1902 में महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि कोल्हापुर के थे, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोटा को इंट्रोड्यूस किया था। वहीं अगर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ की बात करें जो बाद में भारत के संविधान में भी उन्हीं सब एक्ट्स को मिलाकर बनाया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का देखेंगे तो उसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए जारी किया था। वहीं अगर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखें तो इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड किया गया था, जिसमें कि डिप्रेस्ड क्लास यानी दलित को भी इंक्लूड किया गया था, क्योंकि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर ने इस एग्रीमेंट को नेगोशिएट किया था, जहां पर गांधी जी ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दलित को न दिया जाए, क्योंकि इससे विभाजन होगा हिंदुओं के बीच में, और ये गांधी जी नहीं चाहते थे। पर जो बी आर अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि दलित के लिए सेपरेट वोट्स दिया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वही डिप्रेस्ड क्लास यानी दलित को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स में। अब जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया 1950 में, जिसमें कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। फिर आता है 1991 का समय, जिसमें मंडल कमीशन का एंट्री होता है और सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 103वां संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए एजुकेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% का रिजर्वेशन ला देती है। तो ये पॉइंट्स थे प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस से संबंधित रिजर्वेशन सिस्टम के लिए। यहाँ पर मैंने आपको यदि समझाया कि रिजर्वेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब ये समझ लीजिए कि अभी के समय में भारत में कौन-कौन से रिजर्वेशन के टाइप्स हैं और उसको परसेंटेज के फॉर्म में कितना दिया गया है। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट को देखेंगे तो इनको 15% है, एसटी को देखेंगे तो 7.5% है और ओबीसी को देखेंगे तो 27% है। तो जो मंडल कमीशन का केस है, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद इस ईडब्ल्यूएस के बारे में देखेंगे कि 10% क्या है। चलिए, तो अब समझते हैं 50% का कैप क्या है और इंदिरा साहनी केस क्या है। तो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया। 1991 में जब ये केस होता है तो 1992 में एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसको कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है या फिर मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि एक बैलेंस बना रहे किसके बीच में? तो बाकी के ग्रुप्स जो 50% में आते हैं और बाकी जिनको रिजर्वेशन दिया गया है उनके लिए ये बैलेंस बना रहे, ये ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। वहीं अगर इस कैप की बात करें तो ये अप्लाई होता है वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत और इसको प्रोवाइड किया जाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी तक एक्सटेंड किया गया। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे तो मैंने वहाँ सिर्फ 1950 में एससी और एसटी के लिए बात की थी। 1992 में जब ये लैंडमार्क जजमेंट आता है तो यहाँ पर भी एक आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को, क्योंकि ओबीसी एक कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके लिए 27% आरक्षण जारी किया गया। उस ओबीसी में भी अगर आप देखेंगे तो क्रीमी लेयर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इसमें एक्सक्लूड करना है जो मोस्ट इकोनॉमिकली और सोशली एडवांस मेंबर हैं ओबीसी को, उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं देना है। ऐसा भी कहा गया क्रीमी लेयर्स के बारे में। तो अब आपने यहाँ पर एक नया शब्द देखा है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन और दूसरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब आइए समझते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, 50% रिजर्वेशन का मतलब है कि किसी भी एग्जाम हो गया या फिर एडमिशन सिस्टम हो गया, उसमें जो आधा सीट होगा 50% रिजर्व किया जाएगा।
यानी कि उसको अलग रखना है। अब ये जो रिज़र्व कैटेगरी है, ये मैंने आपको समझाया एससी, एसटी और ओबीसी 1992 के बाद ओबीसी भी इंक्लूड कर दिया गया या फिर कुछ स्पेशल ग्रुप जैसे कि ईडब्ल्यूएस, वुमेन डिसेबल्ड के लिए भी हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट 1992 में इंदिरा साहनी का केस आता है जिसे हम मंडल कमीशन के केस के नाम से भी जानते हैं। उसमें ये डिसाइड किया गया कि आरक्षण का लिमिट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो राइट टू इक्वलिटी यानी कि आर्टिकल 14 वायोलेट हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर एक कॉलेज है जिसमें कि 100 सीट है और बोला गया है कि 50% रिजर्वेशन है, तो उसमें जो 50% सीट है वो रिज़र्व रहेगा डिफरेंट रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए और बाकी का जो 50 सीट है वो ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल मेरिट के लिए अवेलेबल रहेगा। ये बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया 2 पॉइंट्स, एक वर्टिकल रिजर्वेशन और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। देखिए, जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है उसको हमेशा 2 भाग में बाँटा गया है। तो ये बात अब आपको समझ में आ गया है कि जो मैक्सिमम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया वो 50% का था। लेकिन अब आते हैं 2019 में। डिस्पाइट ओरिजिनल रूलिंग के बावजूद भी जो 50% का कैप है उसको ब्रीच किया गया है सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। अब देखिए 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट 103वां संविधान संशोधन लाती है जिसमें कि जो 10% रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। अब ये कोटा को अगर आप एग्जिस्टिंग कोटा को देखेंगे, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इस 10% को भी हटा दीजिए। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो मेनली तो यही 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था। ये तो मिलाकर 49.5% हो जाते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेज इंडिविजुअल्स हैं जनरल कैटेगरी से, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया 103वां संविधान संशोधन करके। यानी कि पार्लियामेंट में इन्होंने एक संशोधन पास किया जो कि लागू किया जा सकता है, यानी संविधान के नियम से वो सही है। तो इसलिए अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ब्रीच किया गया और 10% यानी 50% जो आरक्षण लिमिट रखा गया था उससे पार कर दिया गया, ब्रीच कर दिया गया और तब लाया गया ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको कि अब 10% आरक्षण दिया जाता है। तो ये जो 10% का आरक्षण है ये कहाँ-कहाँ लागू होता है, तो एजुकेशनल और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ताकि जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जा सके इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेज इंडिविजुअल्स को जनरल कैटेगरी से। अब ये डिसएडवांटेजेज इंडिविजुअल का मतलब ही होता है इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब आइए समझते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो मैं आपको समझा रहा था। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में मैंने आपको समझाया कि अब ये 4 कैटेगरीज़ आ जाएँगी, एससी, एसटी, ओबीसी और चौथा आ जाएगा आपका ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है और सीट एलोकेट होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। मान लीजिए कि आपके पास टोटल 100 सीट है। अब अगर 100 सीट में आपको एससी में बाँटना है, एसटी में बाँटना है, ओबीसी में बाँटना है और ईडब्ल्यूएस में बाँटना है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने-कितने सीट बटेंगे। तो एससी में आप 100 के हिसाब से लेंगे, तो इसका 15% होना चाहिए, यानी कि 15 सीट आ जाएगा। उसी तरह से एसटी के लिए आप अगर आप देखेंगे, तो मैंने आपको समझाया कि 7.5% होना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर आप सीटों की संख्या देखेंगे, तो लगभग 8 सीट के बराबर आ जाएगा क्योंकि साढ़े से 60 सीट आप रख नहीं सकते हैं। यहाँ ओबीसी की बात करेंगे तो 27% आरक्षण होता है, तो यानी कि 27% का मतलब हो गया 27 सीट। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ मैं, तो ईडब्ल्यूएस का मतलब हो गया 10% यानी कि टोटल हो गया 10 सीट। अब आप इसको टोटल को काउंट कीजिए। अब आप बाकी के जो रिमेनिंग सीट बचेंगे इसके अलावा, वो जाएँगे कहाँ पर? तो वो जाएँगे आपके जनरल कोटा के अंतर्गत। तो 15 और 8 आप देख लीजिए, ये निश्चित रूप से 50 से अधिक हो जाएगा। तो वो एक ब्रिज है। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कुछ अलग नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी एक वर्टिकल रिजर्वेशन का ही कैटेगरी है। यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन में से ही काट के जो कुछ ग्रुप को अलग किया गया है, उसी को हम डिसएडवांटेजेज ग्रुप कहते हैं। यानी कि एक क्रॉस कैटेगरी है, ठीक है? जिसको कि ये रिजर्वेशन दिया जाता है। और जो स्पेशल ग्रुप है या फिर जो डिसएडवांटेजेज ग्रुप है, इसमें कौन-कौन आता है? वुमेन इसके अंतर्गत आती हैं। उसी तरह से जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, यानी कि जो दिव्यांग भाई-बहन होते हैं, उनके लिए ये सब कोटा लगाया गया है। तो ये सब कोटा होता है, वर्टिकल कोटा के अंदर से इसको निकाला जाता है। ये बात भी अब आप समझ गए होंगे। मान लीजिए कि अब आपके पास 100 सीट है, मैं इसको भी समझा देता हूँ आपके पास 100 सीट से आपको ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगा। तो अगर 100 सीट है, तो आपने देखा कि जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए कितना सीट है? 27 सीट है और ये कैसा है? तो वर्टिकल है। तो अब अगर वुमेन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कई राज्य में जो वुमेन के लिए है वो 33% सीट रिज़र्व है। तो 33% हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन है ये। 27% वर्टिकल हो गया और ये जो 33% है मैं लिख देता हूँ, ये आपका कैसा रिज़र्वेशन है? वर्टिकल है और ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो अब समझिएगा। अब इस बात को समझ लीजिए, पहले आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो अगर ओबीसी का 27 सीट में देखें, तो 9 सीट तो वुमेन के लिए जो ओबीसी वुमेन होंगी, यानी कि इसमें जो है, जो 9 सीट होगा,
अब देखिए जो 33% आएगा 27 का, वो लगभग-लगभग 9 आएगा। तो अगर आप ओबीसी 27% वर्टिकल है, अब इसका 33% निकालिएगा तो जो 9 सीट है, वो आएगा लगभग-लगभग 9 सीट के बराबर आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको हम 9 सीट मान के चलेंगे। तो वो ओबीसी वुमन के लिए रिज़र्व हो जाएगा और बाकी का जो 18 सीट यहाँ पर बचेगा, अब 9 सीट को हटा दीजिए, तो अब यहाँ पर कितने सीट बचेंगे? 18 सीट बचेंगे, तो ये मिलके 27 हो जाएगा। तो अब ये जो 18 सीट है, वो ओबीसी के लिए खुला रहेगा, लेकिन 9 वो जो है रहेगा ओ ओबीसी जो यानी कि ऐसे वुमेन जो ओबीसी कैटेगरी को बिलॉन्ग करती हैं। तो इस तरह से जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के अंदर भी वुमेन के लिए कोटा अप्लाई होगा। तो ये भी बात आपको अब समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। तो अब आपको रिजर्वेशन मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिया है। अब थोड़ा-सा आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में भी जान लेना चाहिए, तब आपको पूरी न्यूज़ समझ में आ जाएगी। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था और ये इफ़ेक्ट कब से हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से इसको इंसर्ट किया गया पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और जो टाइटल दिया गया वो पंचायत के नाम से दिया गया और इसे कहाँ रखा गया, तो 11th शेड्यूल में रखा गया, जिसके कि 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके वन लाइनर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये जो एक्ट है वो 3 टियर सिस्टम है रूरल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है? तो अब ये 3 टियर क्या होता है ये समझ लीजिए। तो जो 3 टियर होता है पंचायती राज का, वो विलेज लेवल पर होता है, ब्लॉक लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। विलेज लेवल के तहत ग्राम पंचायत आता है और ग्राम पंचायत में भी 3 भाग बँटे हुए हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल पर, तो ब्लॉक समिति और जनपद समिति होता है, पंचायत समिति, दो तीनों एक ही नाम है, अलग-अलग नाम से बस जाना जाता है और डिस्ट्रिक्ट पर देखें तो जिला परिषद होता है। अब यहाँ पर एक 3 टियर सिस्टम लाया गया रूरल सेल्फ गवर्नमेंट और जो कि मैंडेट करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन भी कराए जाएँगे और रिजर्वेशन भी दिया जाएगा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को और साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट किया गया स्टेट फाइनेंस कमीशन का, ताकि इंश्योर किया जा सके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन बॉडीज़ का। तो अब अगर मैंने आपको बताया, तो पार्ट जो 9 है इसमें 243 आर्टिकल से लेके 243 ओ तक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान दिए गए हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए। वहीं अगर 3 रेगुलर इलेक्शन कब-कब होना चाहिए, तो हर 5 साल में यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन कराना होगा। रिजर्वेशन होगा तो किसके लिए? तो यहाँ पर एससी, एसटी और वुमेन्स के लिए दिया जाता है। ओबीसी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है, ये बात याद रखें। अब अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स को देखें, तो पंचायत को एम्पावर किया गया है अथॉरिटी के साथ, ताकि वो प्रिपेयर कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स को और सोशल जस्टिस प्रोग्राम को अपने एरियाज़ के लिए। वहीं ग्राम सभा की बात करें, तो ये एक्ट फोकस करता है एम्पावर ग्राम सभा को करने के लिए, ताकि ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन हो सके और पंचायत का फंक्शनिंग स्मूथ रह सके। तो अब आपको पंचायत भी समझ में आ गया होगा। तो एक आपने रूरल बॉडी पढ़ा, अब अर्बन लोकल बॉडी जिसे कि हम म्युनिसिपैलिटीज़ भी कहते हैं, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कराया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब आइए, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अब आप समझ जाएँगे कि न्यूज़ क्या है। तेलंगाना ने 2 अमेंडमेंट बिल पास किया है, पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2025 और साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2025। अब इस बिल में बैकवर्ड क्लास के लिए 42% रिजर्वेशन लोकल बॉडी इलेक्शन, यानी कि पंचायत और जो म्युनिसिपल पोल होगा, वहाँ पर इंश्योर किया जाएगा। अब पहले प्रॉब्लम क्या था कि पहले 50% कोटा कैप था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से मैंने आपको ये बात समझाया था। मतलब किसी भी इलेक्शन या रिजर्वेशन सिस्टम में 50% से ज़्यादा कोटा अलाउड नहीं था। लेकिन अब असेंबली ने इस कैप को हटा दिया है। मैंने बताया कि संविधान के तहत इसको संशोधन कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी खुद का पावर है, जिसने कि अमेंड कर दिया है और ये 2 अमेंडमेंट बिल आपको याद रखना है। और बीसी के लिए, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए 42% अलग से कोटा फिक्स कर दिया गया है। अब ये ज़रूरी क्यों था, ये भी समझ लीजिए। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक कास्ट सर्वे कराया था, जिसको कि SEEE सर्वे के नाम से जाना जाता है। तो उसमें पता चला कि जो बीसी का पॉपुलेशन है, वो 56.33% है पूरे पॉपुलेशन का। तो इस सर्वे के बेसिस पर बोला गया कि जो बीसी को 42% कोटा देना जस्टिफाइड है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर इसके पॉलिटिकल और लीगल कॉन्टेक्स्ट को भी देखिएगा, तो पहले भी स्टेट ने 2 बिल और 1 ऑर्डिनेंस भेजा था, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट के अप्रूवल में डिले हो गया था। अब असेंबली ने फिर से इसको अनएनोनिमस, यानी सभी पार्टीज़ के सहमति से बिल पास किए हैं। अब अपोजिशन बीआरएस ने सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने कॉशन दिया है कि इस पर कोर्ट केस हो सकता है। इसलिए कुछ लीडर्स चाहते हैं कि 9th शेड्यूल में ऐड किया जाए, ताकि जुडिशियरी स्ट्राइक डाउन ना कर सके। तो अब आपको ये भी समझा दें कि 9th शेड्यूल क्या होता है। तो 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है, जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट लॉ अगर बनाया जाता है, तो और अगर उसमें रख दिया जाता है, तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए ऐसा उन्होंने कहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा।
तो अब जो है अगला स्टेप क्या-क्या हो सकता है, तो गवर्नर का अब असेंट उस पर लगेगा, यानी गवर्नर का अगर मुहर लग गया तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी गवर्नर के साइन करते ही अपकमिंग जो लोकल बॉडी इलेक्शन होगा उसमें 42% बीसी कोटा अप्लाई हो जाएगा। और जुडिशियल रिव्यू का जो रिस्क है, तो अगर कोर्ट में कोई चैलेंज करता है तो गवर्नमेंट अपना लीगल बेस स्ट्रॉन्ग कर सकती है या फिर कर रही होगी। तो अब आपको आसान भाषा में बता दें तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप तो लिया ही है, जिसमें बीसी को 42% आरक्षण दिया जाएगा और ये 50% जो कैप है उसको ब्रीच करता है। तो यानी कि एक तरह का ये सोशल जस्टिस प्लस पॉलिटिकल कमिटमेंट दोनों का एग्ज़ाम्पल है। अब तेलंगाना न्यूज़ में है तो तेलंगाना को लिए भी जान लीजिए, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। यहाँ पर 3 नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क। तो तीनों में से आपको ये नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर में इंडिया का जो रोड एक्सीडेंट डेथ है वो क्रॉस कर गया है 1,73,000 के 2023 में। देखिए याद रखिएगा 2025 में 2023 की रिपोर्ट आई है जिसको ये रिलीज़ किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी साहब हैं। और अगर बात करें कि किस सिटी में सबसे ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड किया गया है, उसका नाम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में यही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि बेंगलुरु है, जहाँ पर 915 डेथ रिकॉर्ड किया गया है। अब अगर बात करें तो भारत में 1 मृत्यु हर एक 3 मिनट में होता है रोड एक्सीडेंट के कारण, और इस जो रिपोर्ट का नाम है वो नाम है रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023। और अगर आपको बता दें कि ये रिप्रेजेंट करता है 2.6% का राइज डेथ में, अगर कंपेयर करें 2022 के रिस्पेक्ट में। वहीं अगर स्टेट के दृष्टिकोण से देखें तो तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश में मृत्यु होने की संख्या सबसे ज़्यादा है 23,652। वहीं अगर पेडेस्ट्रियन की बात करें, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले लोगों की बात करें, तो 20.4% लोगों की मृत्यु हुई है 2023 में, जो कि 19.5% का इंक्रीज है 2022 के रिस्पेक्ट में। ये बात भी याद रखिएगा, यानी पैदल चलने वाले लोग भी सेफ नहीं है। अब अगर टू व्हीलर्स डेथ की बात करें 2023 में, तो 54,568 लोग जो हेलमेट नहीं पहने थे, इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। 39,160 लोग जो हैं वो ड्राइवर थे जिन्होंने कि हेलमेट वियर नहीं किया था। वहीं जो आपको 15,000 जो 408 लोग थे, वो एक पिलियन राइडर्स थे जिन्होंने हेलमेट वियर नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं कि हेलमेट कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप टू व्हीलर्स को चला रहे हैं तो। अब अगर रूरल अर्बन को देखें, तो रूरल यानी कि जो देहाती क्षेत्र है, गाँव वाला क्षेत्र है, वहाँ पर 68.5% रोड डेथ हुआ है, अकर हुआ है रूरल एरियाज़ में। वहीं 31.5% अर्बन लोकेशन में है, यानी कि शहरों में कम एक्सीडेंट हुए हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हुए हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया और सऊदी अरबिया ने होल्ड किया है 7th जॉइंट डिफेंस कमिटी मीटिंग नई दिल्ली में। अब सबसे पहले इस न्यूज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले सऊदी अरबिया के बारे में जान लीजिए, जिसकी कैपिटल है रियाद, वहीं करेंसी है सऊदी रियाल, और यहाँ के किंग का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। सलमान नाम याद रखेगा, याद रहेगा आपको। अब सऊदी अरबिया के लोकेशन को देख लीजिए, तो इसका कैपिटल मैंने आपको समझाया कि रियाद है। अब आप इस ये देखिए, भारत से आप देखेंगे तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो भारत के अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो ये सऊदी अरबिया कंट्री आपको पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया, आप देखिए भारत भी अरेबियन सी से लगा हुआ है। साथ ही साथ अगर आप गल्फ ऑफ ओमान को देखेंगे और पर्शियन गल्फ को देखेंगे, तो यहाँ पर ईरान भी है और यहाँ पर एक स्ट्रेट होता है जिसको कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के नाम से जानते हैं। वहीं अगर इस सऊदी अरबिया के बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर रेड सी है और ये वाला मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पर जो जोड़ने वाला कैनल है उसको नाम हम देते हैं स्वेज कैनाल। वहीं अगर रेड सी और गल्फ ऑफ आडन को जो जोड़ने वाला स्ट्रेट है उसको हम बोलते हैं बाब एल मंदेब। तो अब आपको सारे प्राइमरी लोकेशंस समझ में आ गए होंगे। अब आइए न्यूज़ को समझते हैं, न्यूज़ क्या है? तो ये जो जॉइंट कमिटी ऑन जो डिफेंस है, जॉइंट कमिटी कोऑपरेशन ऑन डिफेंस यानी कि जेसीडीसी मीटिंग हुआ है। अब इंडिया साइड से कौन है? तो इंडिया साइड से अमिताभ प्रसाद साहब हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। वहीं सऊदी अरबिया के साइड से देखें तो स्टाफ मेजर जनरल साद मोहम्मद एच एच अलका थेरी हैं। ये सऊदी अरबिया के नाम हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, याद मत रखिएगा। अब अगर यहाँ पर की हाइलाइट्स को देखें तो क्या-क्या है? तो डिफेंस टाइज़ को स्ट्रेंथन मिलेगा। दोनों देशों ने पिछले मीटिंग के डिसीजन का रिव्यू किया है और डिफेंस कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने का कमिटमेंट दिया है। अगर ट्रेनिंग कोऑपरेशन के नज़रिए से देखें तो इंडिया ने सऊदी फोर्सेस को ट्रेनिंग
ऑफ़र किया है, जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और आईटी से संबंधित होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टैक्टिकल कम्युनिकेशन और डिफेंस एजुकेशन में दिया जाएगा। अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इंडिया ने अपनी मेक इन इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को भी दिखाया है। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप पर भी बात हुआ है। मिलिट्री और नेवल कोऑपरेशन की बात करें, तो जो फोकस एरिया था यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी, आपको मैंने मैप में भी बताया कि जो इंडियन ओशन का रीजन है, वहाँ पर सिक्योरिटी देना काम है, क्योंकि अफ्रीका जैसे देश से काफ़ी ज़्यादा इंट्रूडर्स वहाँ आते रहते हैं। जॉइंट मिलिट्री और साथ ही साथ नेवल एक्सरसाइज़ेज़ करना, ताकि शांति बना रहे उस क्षेत्र में। वहीं स्टाफ लेवल पे टॉक्स होते रहने चाहिए आर्मी और नेवी के बीच में। अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म के नज़रिए से देखें, तो ये मीटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जो 2025 अप्रैल में हुआ था। पीएम मोदी की रियाद विज़िट के दौरान ये बना था। इसके अंदर एक मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन डिफेंस ऑपरेशन भी है। तो अब अगर इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें, तो वेस्ट एशिया में इम्पोर्टेंस देगा ये, क्योंकि सऊदी अरबिया एक मेजर ऑयल सप्लायर है और एक रीजनल पावर भी है। सिक्योरिटी एंगल से देखें तो मैरीटाइम रूट्स की सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और साइबर डिफेंस में भी फ़ायदा होगा इंडिया को। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, तो इंडिया अपना डिफेंस जो एक्सपोर्ट है उसको बेचेगा, यानी कि तेजस जैसे फाइटर विमान हैं हमारे पास, उसी तरह से हमने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग चालू रखा है, जिसको कि हम बेच सकते हैं। कहाँ पर? तो गल्फ मार्केट में, जहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को भी पुश मिलेगा, और इंडिया की जो वेस्ट एशिया में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है, उसको भी बैलेंस करेगा चाइना और ईरान के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आईसीसी ने पार्टनर किया है गूगल के साथ, ताकि एलिवेट किया जा सके फैन एक्सपीरियंस को वुमेन क्रिकेट में। देखिए, आईसीसी ने पार्टनर किया है गूगल के साथ, क्यों? ताकि जो फैन का एंगेजमेंट है और डिजिटल एसेस है, उसको गूगल के थ्रू बढ़ावा मिल सके। यानी कि अब जो भी आप प्यार मेंस क्रिकेट के लिए दिखाते हैं, वही वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी दिखाइए, तो गूगल अब बहुत सारा प्रचार दिखाएगा आपको, ताकि आप उसको देखने पर मजबूर हो जाएँगे। अब इसको किसके तहत ध्यान रखा गया है, तो फोकस किया गया है जो वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 में इंडिया श्रीलंका के थ्रू, मतलब इंडिया और श्रीलंका में ये होगा 2025 50 ओवर वाला मैच, और जो टी20 है 2026 जो वर्ल्ड कप होगा, वो इंग्लैंड और वेल्स में होगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये पार्टनर किया गया है। यानी कि अब आपका समय वुमेन्स क्रिकेट में भी देना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि गूगल प्रचार देगा, साथ ही साथ आपको स्कोर कार्ड, रेटिंग वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। तो इस तरह से फैन्स को बढ़ाया जाएगा, ताकि आईसीसी का रेवेन्यू बढ़ सके। तो चलिए अब आईसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका फुल फॉर्म होता है, उसी तरह से इसका जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को हुआ था। हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके हेड जैसा है। वहीं बीसीसीआई की बात करें, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फुल फॉर्म अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये भी बात याद रखिएगा। वहीं अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें, तो मुंबई में है। दिसंबर 1928 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। रॉजर बिन्नी साहब इसके हेड हैं। अरुण धूमल, इनका नाम भी याद रखिएगा। आईपीएल के ये चेयरमैन हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगर गूगल के सीईओ की बात करें, तो सुंदर पिचई साहब हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर नेपाल में 4 दिन लंबा महागौरा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। महागौरा फेस्टिवल किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से संबंधित है। अब इसे कहाँ पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर एक मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। कहाँ पर? तो टुंडी खेल, जो कि काठमांडू वैली में सिचुएटेड है। यहाँ पर महागौरा फेस्टिवल मनाया जाता है। 4 दिन का फेस्टिवल है, जिसको कि आने वाले संडे को कंक्लूड किया जाएगा। अब बात करें तो इसमें शिवा और गौरी, जो हिंदू के देवता हैं, इनकी पूजा की जा सकती है, जिसको कि नेटिव लैंग्वेज में गोरा कहा जाता है। अब गौरा के दौरान जो वुमेन होती हैं, वो उपवास करती हैं, यानी कि फास्टिंग रखती हैं पूरे दिन में, और एक ही मील खाती हैं, जिसमें से कि पूरी, खीर, सेल, रोटी, ये सब हो सकता है। अब जो 5 टाइप ऑफ ग्रेन्स होते हैं, व्हीट, हॉर्स ग्राम, पीच, ब्लैक ग्राम और जो रोडोडेंड्रॉन है। रोडोडेंड्रॉन आपको बता दें क्या होता है, तो ये नेपाल का जो है नेशनल फ्लावर है। आपसे इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका दूसरा नाम है लाली गुरान। मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अच्छे एग्जाम्स में सवाल इस पर बनेगा। तो इसको लाली गुरान भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ये आपका नेशनल फ्लावर है। किसका नेशनल फ्लावर है? तो नेपाल का नेशनल फ्लावर है। तो इन पाँचों को सोक किया जाता है टुगेदर, जिसको कि बिरूडा कहा जाता है, और जो भगवान शिव हैं और गौरी हैं, उनको ये चढ़ाया जाता है। और जो मैरिड वुमेन है, जो शादीशुदा मैरिज है, वो गाना गाती हैं। सगुन और जो ड्यूडा डांस है, वो भी परफ़ॉर्म किया जाता है इस पर्व के दौरान। अब अगर कैपिटल की बात करें, तो काठमांडू, और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपीस। ऑफ़िशियल लैंग्वेज है नेपाली। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पौडेल, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम है राम सहायन यादव, और प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली साहब। न्यूज़ में रहते हैं, इनका नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड। सबसे पहले जान लीजिए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड होता क्या है। तो ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और इमर्जेंट लीडरशिप के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। कौन से कंट्री के द्वारा? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, जहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है। अब इसका जो पहला अवार्ड है 1958 में दिया गया था, और जो पहले भारतीय थे उनका भी नाम याद रखना है आपको। तो उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे साहब का नाम याद रखिएगा। ये पहले इंडियन थे जिनको कि रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। अब अगर 2025 की बात करें तो एक इंडिया का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, इसको ये अवार्ड दिया गया है। अब इसके जो फाउंडर हैं, इनका नाम है सफ़ीना हुसैन, जिसको कि उन्होंने 2007 में फाउंडेशन रखा था, और ये कहाँ पर है? तो ये है आपको राजस्थान में। आइए बढ़ते हैं अपने स्पोर्ट्स सेक्शन की ओर, जहाँ पर इंडिया ने फिनिश किया है टॉप पर 25वां कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? तो भारत के अहमदाबाद में इसका आयोजन हो रहा था। भारत ने टॉप किया है यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने 13 मेडल जीता है, जिसमें से कि 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज लाया गया है। कितनेवें एडिशन का था? तो ये 25वां एडिशन था कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का। अगर फाइनल डे की बात करें तो महक शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता है, जहाँ पर उन्होंने 253 केजी वेट को लिफ्ट किया था, और 110 प्लस केजी लवप्रीत सिंह ने सिक्योर किया है ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें उन्होंने 380 केजी को लिफ्ट किया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन शिमकिंत कजाकिस्तान में हो रहा था, अब वो फाइनली फिनिश हो चुका है। अब इंडिया ने यहाँ रिकॉर्ड हासिल किया है। 50 गोल्ड मेडल के साथ इंडिया ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। अब 50 गोल्ड मेडल के अलावा भारत ने यहाँ पर 26 सिल्वर और 23 ब्रोंज जीते हैं, जिससे भारत ने टोटल 99 पदक जीतकर टॉप स्थान हासिल किया है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो उसे दूसरा स्थान यहाँ पर दिया गया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर हम ऑबिचुअरी सेक्शन को देखेंगे। तो प्रेम सागर जी का निधन हो गया है 84 वर्ष की आयु में, जो विक्रम और वैताल के डायरेक्टर थे, और साथ ही साथ रामानंद सागर साहब के ये बेटे भी थे। वहीं जो एक्टर प्रिया मराठे हैं, जो कि 38 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है कैंसर की वजह से। तो पवित्र से रिश्ता कोई एक फेमस से सीरियल होगा, उसमें ये काम करती थी। ये थे आपके टॉप करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो 2 सितंबर 2025 के थे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं। हँसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छी जानकारी लेते रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।